अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्जुक आजमी और आप जी हाँ, आप हमेशा की तरह से मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं। हम चलते हैं जी आज की न्यूज़ की तरफ। आज की न्यूज़ तो बस ना ही पूछें जी, मेरा इतना मूड खराब है, मैं आप लोगों को अब क्या बताऊँ। अब आप लोग कहेंगे जी क्या हो गया अर्जुन जी, तो मैं क्या कहूँ आप लोगों से। तरह तरह की हरकतें जो है ना वो आप लोग यानी कि हमारे जो पड़ोसी हैं वो भारत खास तौर पे वो करते रहते हैं। अब हमने अच्छा खासा जनाब हमने जो है वो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट साहब को हमने पाकिस्तान बुलाया था। हमने उनसे कहा था कि चलो ये पाकिस्तान आ जाएंगे तो हम इनसे थोड़े बहुत कुछ निकलवा लेंगे। मतलब यही कहेंगे ना, अगर हमारे घर आए हो तो क्या लेकर आए हो, और अगर हम आएंगे तो क्या दोगे, जैसे अक्सर ही साजिद तारड़ साहब भी कहते हैं। तो जी हमने यही कुछ करना था इनके साथ, लेकिन हुआ ये कि भारत ने भी इनको बुला लिया। जी हाँ, मोदी जी, आपको पता है मोदी जी तो हमारे इतने दुश्मन है, बार बार जो है ना वो पाकिस्तान को धमकियां लगाते रहते हैं। और अब मोदी जी ने कहा कि जी ठीक है, मालूम है बहुत धमकियां नहीं लगाते, कभी कभी इलेक्शन के टाइम में मोदी जी वैसे ही थोड़ा सा बोल देते हैं हम लोगों को, लेकिन खैर उसका हम माइंड नहीं करते, इसलिए कि मोदी जी हम लोगों को बड़े पसंद आने लगे हैं अब। और अब बहुत से लोग मोदी जी के बारे में पॉजिटिव भी बोलने लगे हैं, लेकिन खैर नेगेटिव बोलने वालों का भी ढेर लगा हुआ है। मगर खैर हम यहाँ पर बात जो है वो पीएम मोदी की इस तरीके से कर रहे हैं कि जी हुआ ये कि 26 जनवरी आ रहा है, आपको पता है रिपब्लिक डे होता है भारत का, और 26 जनवरी को भी उनको और कोई नहीं मिला। सारे जहान में इतने इतने प्रेसिडेंट भरे पड़े, लेकिन मोदी जी ने भी एकदम से इंडोनेशिया के ही प्रेसिडेंट को जो है एज अ चीफ गेस्ट बुला लिया। अरे मुझे बुला लेते हैं मोदी जी, ऐसी क्या बात है, मैं यहाँ से वाघा बॉर्डर क्रॉस करती और वहां पे जाके आपके साथ एक फोटो बना के आ जाती, लेकिन नहीं, मोदी जी ने बुला लिया जनाब इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट को। और उसके साथ ही साथ यहाँ पर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं यानी कि शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने एक और मिनिस्टर हमारे यहाँ के यानी कि एहसन इकबाल साहब की ड्यूटी लगाई थी कि जी इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो 26 जनवरी को यहाँ पर आ रहे हैं पाकिस्तान, तो आप उसके लिए तैयारियां कीजिए। तो जी हम लोगों ने इतना देगचा भर के, जिसे कहते हैं ना पकौड़ों के लिए बेसन तैयार करके रखा हुआ था। उसके बाद और भी खाने पीने की बहुत तैयारियां थी, और हमने ये भी सोच लिया था कि जब वो आएंगे यानी कि जब ये आएंगे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट, तो हम इनसे पूछेंगे हमारे लिए क्या लेकर आए, गिफ्ट तो जरूर लाए होंगे। और अगर उन्होंने हमें अपने कंट्री आने की दावत दे दी, यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर को कहा कि जी आप भी आ जाइए और हम आपको भी दावत देते हैं, तो फिर जाहिर है कि फिर अगर विजिट की इनविटेशन होती तो हमारे प्राइम मिनिस्टर तो चले ही जाते हैं। आपको तो पता है हम हर कंट्री में चले जाते हैं, हमारे से हम कभी ना नहीं करते। कोई भी बुलाए, छोटी बड़ी कंट्री कोई बुला ले, हम कहते हैं ठीक है। तो शहबाज शरीफ साहब ने भी पहुंच ही जाना था और फिर जाके कहना था मैं आया तो हूँ लेकिन मैं मांगने नहीं आया। मगर बात सारी ये कि अगर हमारे डेलीगेशन जाएगा इंडोनेशिया तो हम कहेंगे कि हम गेस्ट आए, अब क्या, हम मेहमान हैं, आप हमारी खातिर करो और हमें अब क्या दोगे। और अगर कोई हमारे आता है तो हम कहते हैं कि क्या लेकर आए हो। लेकिन अब बात सारी ये, बीच में मोदी साहब ने एज यूजुअल, जैसे पीएम मोदी की आदत है आपको पता है ना, पाकिस्तान में हम उनको अच्छे से मालूम है हमारी इकोनॉमी जो है वो मतलब वैसे तो ठीक ही चल रही है, बस जैसे कहते हैं ना ऊपर वाले का दिया और लोन पर लिया सब कुछ है। हमारी हालत कोई वो मेजर गौरव जैसी नहीं है कि हम जिस कपड़े से सोफा बनाए उसी कपड़े से जो है वो स्वेटर भी बना लें, उससे बहुत बेटर हालत में हम रह रहे हैं। लेकिन बात सारी ये है कि मोदी जी को तो पता ही होगा कि हमने तैयारी करके रखी है। जब एहसन इकबाल साहब की ड्यूटी लगाई गई थी कि जी एक टीम बना देते हैं और आप सारी तैयारी कीजिए और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, तो पहले से कुछ ना कुछ हो ही रहा होगा ना, आलू छील रहे होंगे, मटर छील रहे होंगे। नहीं, मटर तो हमारे आपको पता है, हाँ जी जी जी, फौजी मटर भी होते हैं हमारे यहाँ। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि उनकी कंपनी के तो बहुत सी चीजें हम लोग ले ही नहीं रहे ना, लोग ये कह रहे हैं, तो इस वजह से अब हम लोग मटर भी छिलवा रहे थे। सारी मिनिस्ट्री जो थी वो मटर छील रही थी, कोई आलू छील रहा था, कोई क्या खाना बना रहा था, कितनी तैयारी करके रखी थी हमने। लेकिन मोदी जी ने उनको और तरह के लालच दे दिया, उनसे कह दिया कि जी हम आपके यहाँ ट्रेड कर देंगे, हम आपके यहाँ जो है वो इन्वेस्टमेंट कर देंगे, और इस तरह की बातें करके उन्होंने, जैसे कहते हैं ना कि उनको बहला फुसला के लालच वालच दे के, आपको पता है ये इंडोनेशिया के लोग जो है आपको हम क्या बताएंगे, हमारे ही मतलब हमारे ही जैसे हैं। तो उन्होंने जब सुना कि उनको भारत जाने में ज्यादा प्रॉफिट होगा, भारत जाने से उनका ज्यादा फायदा होगा, और वहां से हो सकता है कि कुछ ट्रेड के लिए भी कोई कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, हो सकता है कुछ पैसा वैसा मिल जाए, कुछ डॉलर वॉलर मिल जाए या कोई और तरह का, क्योंकि आपको मालूम ही है ना कि आजकल तो भारत हर किसी के साथ बिजनेस करना चाह रहा है, भारत हर किसी के साथ ट्रेड कर रहा है, भारत हर किसी को बुला रहा है सिवाय पाकिस्तान के। हालांकि वो हमें एक आवाज दें तो हम तो छलांग मार के उधर चले जाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। मगर बहरहाल बात हो रही थी इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया के जो ये प्रेसिडेंट हैं, जी हाँ, इनका नाम क्या है, नाम इनका बहुत अजीब सा है, इसलिए मुझे तो समझ ही नहीं आ रही इनका नाम कैसे होता है। वैसे मुझे समझ नहीं आती कि इन लोगों के नाम इतने डिफिकल्ट से क्यों होते हैं। आप में से जिसको भी इनका नाम जानने की ख्वाहिश है, आप लोग जाइए गूगल कीजिए और देख लीजिए, इसलिए कि इनका नाम मेरे पास भी गूगल से ही मैंने निकाला, लेकिन मुझे पता नहीं कि कैसे बोला जाएगा। इनका नाम वैसे होना चाहिए था अजय विजय सूरज,
या फिर ये कि जैसे आप मूवीज में देखते ही है ना, बड़े आसान आसान से नाम होते हैं, अमर अकबर एंथोनी, है ना, इस तरह का कोई नाम हो जाना चाहिए था। लेकिन जाहिर है कि वो इंडियन तो नहीं है, तो उन्होंने अपने हिसाब से नाम रखा है, और जो नाम रखा है वो नाम हमारे समझ में तो नहीं आ रहा। लेकिन खैर, हम इनका नाम या इनका जो है वो नाम बदलवाने के लिए नहीं हम यहाँ बैठे हुए। लेकिन ये जरूर है कि इन्होंने अब ये फैसला किया कि जी, पहले तो ये कहा गया कि ये हिंदुस्तान भी जाएंगे और फिर ये पाकिस्तान भी आएंगे, यानी कि ये ब्रेकफास्ट जो है वो मोदी जी के साथ करेंगे, और उसके बाद लंच जो है या शाम की चाय जो है वो शहबाज शरीफ साहब के साथ पी लेंगे। किया भी जा सकता था, सुबह सुबह ही चले जाते वहां पे भारत, और वहां जाके जो है 26 जनवरी मना लेते। और 26 जनवरी तो हमारे पास भी वही 26 जनवरी को ही आते ना, वो यहाँ भी मना लेते। लेकिन बात यह है कि वो रिपब्लिक डे वहां मना लेते और उसके बाद पहुंच जाते हैं पाकिस्तान, और पाकिस्तान शाम में शाम की चाय के टाइम तक यहाँ आ जाते हैं। इधर ही तो है भारत पड़ोस में। लेकिन नहीं, मोदी जी ने कहा या तो तुम यहाँ आओगे या तो तुम वहां जाओगे। अब वो बेचारे जो है वो यहाँ वहां की पिंग पोंग करते करते फिर उन्होंने सोचा कि मैं वहीं चला जाता हूँ। अच्छा चल ठीक है, वहां चले गए। उसके बाद मोदी जी ने कहा यहाँ से होने के बाद तुम पाकिस्तान नहीं जा सकते। मतलब ये भी तो हो सकता था ना कि वो भारत पहले चले जाते, वहां पे समोसे कचौरी खाते और वड़ा पाव खाते, और कुछ थोड़ा बहुत हमारे लिए भी पैक करके ले आते, जेबों में डाल के ले आते, कुछ भी हो सकता था ना। लेकिन नहीं, मोदी जी ने कहा यहाँ से, जैसे कहते हैं ना लोग के बेटा स्कूल से ना सीधा घर आना, बीच में यहाँ वहां मत जाना। तो वही मोदी जी ने किया। मोदी जी ने कहा जी पूरे आप सीधे सीधे आप भारत आइएगा, और भारत से निकलकर पाकिस्तान मत जाइएगा, बाकी दुनिया में जहां मर्जी जाना है चले जाए। तो खैर ये साहब जो है यानी कि जो प्रेसिडेंट साहब है उसके इंडोनेशिया के, तो पहले तो वो सोचते रहे, फिर उन्होंने सोचा कि ठीक है पाकिस्तान में बाद में भी जाया जा सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है। अब मोदी जी को तो कोई एहसास है नहीं ना, खुद तो अपनी इकोनॉमी के ऊपर तो काम कर रहे हैं, तो इकोनॉमी आगे की तरफ जा रही है, लेकिन बाकी लोगों के पैसे भी जाया कराने पे तुले हुए हैं। इसलिए कि देखें, अब ये इतना बड़ा डेलीगेशन लेके निकलेंगे, अकेले तो आएंगे नहीं ना, प्रेसिडेंट साहब अकेले ही आ जाएंगे क्या उठा के? नहीं, किसी ना किसी को लेकर ही आएंगे, उनके साथ 10 12 20 25 लोगों का डेलीगेशन भी होगा। अब वो लोग आएंगे इंडोनेशिया से भारत, उसके बाद वो वापस जाएंगे अपने घर, और उसके बाद फिर कभी पाकिस्तान के लिए दोबारा से निकलेंगे, और फिर इसका मतलब है कि एयर टिकट भी खर्च होगा, फ्यूल भी खर्च होगा, और सारी चीजें जो है वो दोबारा से करनी पड़ेंगी। जबकि होना ये चाहिए था कि वहां से वो निकलते इंडोनेशिया से पाकिस्तान, सॉरी भारत पहुंचते, भारत के बाद पाकिस्तान आ जाते। तो होता ये, जैसे हम लोग निकलते हैं ना, हम निकलते हैं अपनी बुआ के यहाँ जाने के लिए, लेकिन रास्ते में क्योंकि मौसी का घर भी पड़ता है, मामू का घर भी पड़ता है, चाचा का घर भी पड़ता है, एक दो और दोस्त और रिलेटिव मिलते हैं, तो हम कहते हैं चलो 4 घर झांक कर ही वापस आते हैं। एक ही बार जाना पड़ेगा, और एक ही बार जो है वो रेंट भी देना पड़ेगा। यानी कि अगर आप रेडियो कैब कराते हैं या अगर अपनी गाड़ी से भी जाते हैं तब भी फ्यूल बचेगा, और उसी फ्यूल में जो है सबके घरों में झांक कर आ जाएंगे। तो यही इनको करना चाहिए था, लेकिन मोदी जी की वजह से अब ये बेचारे आएंगे भारत, भारत से आने के बाद ये जाएंगे वापस। लेकिन कहाँ, अब इन्होंने पहले तो इन्होंने सोचा कि पाकिस्तान भी चला जाऊं, और इसीलिए हमें कुछ पता नहीं लग रहा था कि इन्होंने फैसला क्या किया, ये पाकिस्तान आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। हमने एहसन इकबाल साहब को तैयारी पे लगा रखा था कि बस ठीक है, आपको पता है हमारे हमारे जैसे कंट्रीज में, हमारे जैसे मुल्क में ना, या घरों में अगर कोई मेहमान आने वाला, हम तो तभी सफाई करते हैं, वरना सीधी बात है हम ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो आप देखें कि जब भी कोई आने लगता है, कोई डेलीगेशन आने लगता है हमारे यहाँ, वो फ्लैग्स लग जाते हैं, वो लाइटें लग जाती हैं, और एकदम हम लोग चकाचक करके रखते हैं कंट्री को, और फिर पिक्चर्स लगाना शुरू कर देते हैं सोशल मीडिया पे, वेलकम करते हैं उनके, ये बड़े बड़े पोस्टर बनाते हैं, और वो सारा पैसा जाता है मेरे और मेरे जैसे दूसरे लोगों के टैक्स के पैसे से। वो सारी तैयारियां गवर्नमेंट कर लेती है, अपनी जेब से तो कुछ जाता नहीं है। लेकिन खैर हुआ ये कि जब मोदी जी ने बहुत ही शोर मचाया, मोदी जी ने कहा नहीं तुम यहाँ आओगे और पाकिस्तान नहीं जाओगे। मुझे तो समझ नहीं आती मोदी जी बार बार हमारे साथ पंगे क्यों लेते हैं। अगर वो यहाँ भी आ जाते तो आपका क्या बिगड़ जाता, लेकिन नहीं, मोदी जी ने मना कर दिया। तो अब जी इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट है वो 26 जनवरी को पहुंचेंगे भारत, और वहां पे रिपब्लिक डे उनका जो है वो सेलिब्रेट किया जाएगा। और उसके बाद भारत पहुंचने के बाद वो जी वापस चले जाएंगे भला कहाँ, मलेशिया। जी हाँ, मलेशिया की फ्लाइट पकड़ाएंगे मोदी जी उनको। और मैंने ये भी सोचा, मोदी जी ने कहा है कि वो एयरपोर्ट तक जाएंगे, उनको एयरपोर्ट तक बिठाकर और उसके बाद उनको रवाना करके, जब तक जहाज चला नहीं जाएगा मोदी जी वहीं खड़े रहेंगे कि ऐसा ना हो कि यू टर्न मार के पाकिस्तान आ जाए। तो इस किस्म की हरकतें जो है ना वो हो रही है। लेकिन बहरहाल हमें वैसे तो कोई बात नहीं, हमारे यहाँ फिर कभी आ जाएंगे, हम लोग इतने छोटे दिल के नहीं है। अगर वो पहले हमारे आए होते तो हम कह देते कि कोई बात नहीं, आप भारत भी जा सकते हैं, इसलिए कि वैसे भी हमने, हमारी बात कौन सा उन्होंने सुन लेनी थी। लेकिन खैर, और साथ साथ आपको ये भी पता है कि इससे पहले सऊदी क्राउन प्रिंस MBS जो है
वो भी भारत आए थे और हमारे यहाँ वो तैयारियां चल रही थी, वो तैयारियां चल रही थी कि मत पूछे। हमने तो हर तरह मतलब खाने वाने का ऑर्डर, आपको पता है अरब शेख तो खाते भी ज्यादा है, उनका खाना भी और तरह का होता है, तो हमने तो जी वो बकरे हलाल हलाल किए थे कि बस ना पूछें। और उसके बाद सारी लाइट्स वाइट्स लगा के पूरी तैयारी करके और सब लोग तैयार खड़े थे, सबका ख्याल था कि यकीनन अब कुछ ना कुछ होगा और एमबीएस जो है वो आ जाएंगे, लेकिन एमबीएस जो है वो पाकिस्तान के ऊपर से गुजर गए। अब उसके लिए भी जी हमारे एक दोस्त जो है वो कहते हैं, हनीमोहन जी की बात कर रही हूँ मैं, वो कहने लगे जी पाकिस्तान में तो सुना है कि वो लोग सोच रहे थे पाकिस्तान के लोग एमबीएस जाते जाते शायद नीचे डॉलर फेंक देंगे। मैं कहा बिल्कुल ऐसा ही है, हम ऐसे ही समझ रहे थे। मैं खुद जी 4 घंटे मैंने वीडियो नहीं बनाई जब मुझे पता लगा कि इनकी फ्लाइट शेड्यूल क्या है। और मैं तो जी अपने घर की छत पे खड़ी हुई थी और मैंने सोचा शायद एमबीएस जाते जाते ऊपर से कोई 10-12 हजार डॉलर नीचे टपका दे, मगर वो अब खड़े खड़े बस टाइम निकल गया, 4 घंटे हो गए, तो फिर मैं वापस आ गई। मैंने कहा लगता है नहीं जाएंगे, नहीं देते दे के जाएंगे कुछ, और वही हुआ, उन्होंने कुछ नहीं दिया और वो निकल गए। हाँ, पाकिस्तान में ये जरूर कहा गया कि हमारे यहाँ बहुत खुशियां मनाई गई सरकारी सतह पे, जी हाँ गवर्नमेंट के लेवल पे खुशियां मनाई गई और कहा गया एमबीएस ने जी पाकिस्तान के ऊपर से क्रॉस किया है, देखा उसकी भी बरकत होती है। ऐसी बात नहीं है, ऐसे पैसे वाले जो है ना वो घर के बाहर से भी अगर निकल जाए ना तो बरकत होती है, आपको पता है 200-300 का फायदा तो हो ही जाता है। तो इसलिए हमें लगा कि अगर एमबीएस नहीं आए और पाकिस्तान के सिर्फ ऊपर से फ्लाई करके चले गए तब भी हो सकता है कि कुछ ना कुछ हमारा भला हो जाए और कहीं ना कहीं से हमें पैसा मिल जाए। और मेरा ख्याल है अगर उस जमाने में चेक किया जाए तो डेफिनेटली हमने किसी ना किसी कंट्री से लोन पकड़ लिया होगा। लोन लेना भी एक बहुत मुश्किल काम होता है, आप लोग इसको आसान मत समझा करें। इसका तो वो कहते हैं ना, मिर्जा गालिब वाला जो टीवी प्ले था जो उन्होंने बनाया था गुलजार साहब ने, उसमें अगर आप डायलॉग सुने ना तो वो कहते हैं जी उधार मांगना एक आर्ट है, बोरी मांगो तो थैला मिलता है। तो जी हमारे साथ भी ऐसा ही है, हम हर एक को बताते तो थैला ही है, वो हमें बोरी देता है। अब अगर हम आईएमएफ के पास जाएं तो आईएमएफ को भी जो अमाउंट हम बताते हैं उसके बाद आईएमएफ वाले, मैंने सुना है थोड़ी देर तो हंसते रहते हैं, पता नहीं हंसते क्यों है। लेकिन हाँ उसके बाद होता ये है कि फिर वो कहते हैं कि क्या बात कर रहे हो, तुम लोगों ने कभी देखा है लाइफ में इतना पैसा? फिर हम कहते हैं नहीं देखा, तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है। फिर वो जो अमाउंट हमने बताई होती है कि जिस जो हमें जरूरत है, जिससे हमारे मतलब आपको पता है ना कॉर्नर के प्लॉट्स, कनाडा में प्लॉट, इधर प्लॉट उधर प्लॉट, लंदन में घर, दुबई में घर, वो सब लेने होते हैं हमारे भाई लोग ने, वो हम बताते हैं उनको, हम कहते हैं जी बड़े मेहनती लोग हैं, नहीं पूरी जिंदगी जो है ना वो ड्यूटी करते रहते हैं और रिटायर होने के बाद भी किसी ना किसी सरकारी या सिविलियन इदारे में लग जाते हैं जी, बहुत मेहनती लोग हैं हमारे। मतलब इसलिए कि जंगे वंगे तो आपको पता है हो नहीं रही है ना, ठीक है बहुत टाइम हो गया, पाकिस्तान में तो किसी के साथ जंग हुई नहीं है। अब ये जो टीटीपी के साथ हो रहा है इसको जंग थोड़ी कहते हैं, इसको तो वैसे ही हम लोग खेलते रहते हैं इस तरह की, तो कई सालों से हमारे साथ चल रहा है। तो अब क्या करें, बेचारे बैठे बैठे बोर हो जाते हैं, तो कुछ करने वरने को होता नहीं है, तो इसलिए फिर वो यही करते हैं कि बिजनेस वगैरह कर लेते हैं। आजकल सुना है बिजनेस जो है ना वो भी खराब चल रहा है, ना कोई मक्खन खरीद रहा है, ना कोई इनके मिल्क पैक ले रहा है इनके पास से, ना कोई कुरकुरे ले रहा है, तो उस पर ही वो परेशान है। तो इसी वजह से अगर उनको थोड़ा सा भी छेड़ दो ना कि सर वो 71, सर वो कारगिल, एकदम भड़क जाते हैं, क्या बात कर रहे हो? तो भाई बात ये कि हर चीज का कोई मतलब हर चीज को आप नेगेटिव मत लिया करें। हो सकता है आप लोग ये पूछना चाह रहे हो कि जी 71 की वॉर जब हुई थी तो सर उस वक्त आप कितने बड़े थे, पैदा भी हुए थे कि नहीं, हो सकता है कोई ऐसा पूछना चाह रहा हो। लेकिन नहीं, सुनते के साथ ही भड़क जाते हैं। और अगर कोई कह दे कि सर कारगिल में तो आप लोगों ने बहुत अच्छा किया था, सर कोई हो सकता है कोई तारीफ करना चाह रहा हो, सर हर चीज को हम नेगेटिव क्यों लेते हैं? मतलब अभी लोग आधी बात ही मुंह से निकाली होती है तो एकदम जो है गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन बात हम ये कर रहे थे कि जी इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट है वो जो है वो नहीं आ रहे, हालांकि उनके लिए तो जी हमने हाफिज सईद का एक मेरे ख्याल एक सेमिनार हाफिज सईद का भी रखवा ही देना चाहिए। और उसमें जो है वो इंडोनेशिया और कई दूसरी कंट्रीज के जो प्रेसिडेंट है उनको बुलाना चाहिए। और क्योंकि हमारे यहाँ तो हाफिज सईद हीरो है, हम लोग तो हाफिज सईद को हीरो मानते नहीं। आप किसी पाकिस्तानी से पूछ लीजिए, उससे कहिए कि जी मतलब वो जो मतलब 20% जो थोड़े से सही है उनको छोड़कर बाकी 80% पब्लिक जो है उससे पूछ लीजिए कि जी हाफिज सईद सुना है हाफिज सईद टेररिस्ट है, तो वो कहेंगे हो जी कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग, हाफिज सईद तो टीचर है, हाफिज सईद के तो मदरसे हैं, वो तो बड़ी अच्छी तालीम दे रहे हैं जी, वो तो बड़ा अच्छा सिखा रहे हैं। तो उसके बाद ये नहीं बता पाएंगे वो कि आखिर अगर ये हमारे जो नेशनल हीरो हैं हाफिज सईद, इनको हमने हाउस अरेस्ट क्यों कर रखे। वैसे इस बारे में एक बार एक पैनलिस्ट जो है वो इंडियन टीवी पर आई थी और वो ये कह रही थी कि जी वो तो हमने इसलिए रखा हुआ है क्योंकि भारत के लोग इनके पीछे पड़े हुए हैं, इनको मार देने के लिए या इनको उड़ा देने के लिए या इनकी टिकट कटा देने के लिए। तो इसलिए हम जी इनके साथ हमने ये किया है कि हम इनको जो है वो संभाल के रखने के लिए हमने ये सब कुछ किया। लेकिन खैर बात करेंगे जी हम पीआईए की। पीआईए जैसे कि आप लोग जानते हैं पाकिस्तान की एयरलाइन है और पीआईए के ऊपर जी
पाबंदी लगी हुई थी काफी टाइम से कि यूरोप की तरफ जो है वो फ्लाइट्स नहीं जा सकती थी, और उसके लिए भी इल्जाम जो है वो इमरान खान, हालांकि इमरान खान बेचारे इतने मासूम है, कभी कभी मासूमियत में सच बोल जाते हैं। तो जी इमरान खान साहब ने कहा था कि जी पीआई के जो पायलट्स हैं उनके जो जी लाइसेंस हैं वो जो है वो फेक हैं, और इसके ऊपर जी हुआ ये कि पीआईए के लिए इस बात पे पाबंदी लग गई कि यूरोप की तरफ और इंग्लैंड की तरफ इनकी कोई फ्लाइट जो है वो नहीं जा सकती। हालांकि आप ये सोचिए कि अगर जो हमारे पायलट्स हैं, अगर इन केस अगर हम मान जाएं, अगर हम मान लें, वैसे हम मानते नहीं है वो अलग बात है, लेकिन हम मान जाएं कि वाकई में उनमें से कुछ लोगों के जो लाइसेंस थे वो फेक थे, या जाली लेकर या फेक तरीके से डिग्री लेकर वो आ गए थे अपना प्लेन उड़ाने के लिए, तो आप सोचें जो लोग फेक लाइसेंस के ऊपर फ्लाइट उड़ा सकते हैं, अमेरिका जा सकते हैं, इंग्लैंड जा सकते हैं, गल्फ जा सकते हैं, यूरोप जा सकते हैं, आप सोचें अगर वो दिमाग लगा के थोड़ा सा काम कर लें तो वो तो कब का चंद्रयान बना चुके होते, जो आप लोगों ने भारत के लोगों ने इतनी देर में बनाया, हम तो कब का बना भी चुके होते चंद्रयान पे। आप जाते तो हम वहां पहले ही होते और हम कहते कि यहाँ पे तो हम जी चंद्रयान यानी गजवाए चंद्रयान शुरू हो चुका होता अभी तक। लेकिन बात सारी ये कि हम लोग असल में इतने नेगेटिव सोचते नहीं है। तो बहरहाल हमारे लाइसेंस सॉरी हमारे जो पायलट्स हैं उनके लाइसेंस फेक होने का कहा गया इमरान खान की तरफ से। अब इमरान खान साहब जो है वो न जाने क्या सोच के खान साहब बात करते हैं और सच बोलते हैं या झूठ बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन खैर ये इल्जाम भी इमरान खान के ऊपर ही है कि इमरान खान के टाइम पर ये बात की गई कि जो हमारे पायलट्स हैं उनके तो लाइसेंस ही फेक है। तो ये सुनते ही आपको पता है कि ये जो यूरोप वाले ये तो इंतहाई डरपोक होते हैं। तो जी इन्होंने तो ना आओ देखा ना ताओ देखा और एकदम हमारे मतलब इमरान खान की आए बाई शाएं सुनकर ही उन्होंने कह दिया कि बस अब जी पीआईए यहाँ नहीं आएगी। तो जी पीआईए की फ्लाइट जो है वो बंद कर दी गई और कहा बैन लगा दिया गया और कहा गया कि जी यूरोप नहीं आ सकते। लेकिन बहरहाल अब शहबाज शरीफ साहब की जो है वो मेहनत, उनकी कोशिश और साथ साथ आज जी हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने भी बहुत तारीफें की कि एक बार फिर पीआईए जो है अब यूरोप जा सकेगी और उसके साथ साथ इंग्लैंड और कई जगह जो है यूरोपियन कंट्रीज में अब आप पीआईए से जा सकते हैं। ये और बात है कि पाकिस्तानी जो है वो किसी ना किसी तरीके से पैसा जोड़ते हैं और उसके बाद कोई इंटरनेशनल एयरलाइन की ही जो है वो टिकट खरीदते हैं बाहर जाने के लिए। पीआईए से शायद ही कोई जाए, लेकिन अगर कोई बहुत ही मजबूरी होगी, पैसा नहीं होगा किसी बड़ी एयरलाइन में जाने का या किसी एयरलाइन में, तो लोग पीआईए से जरूर ट्रेवल करेंगे। लेकिन पीआईए को हमने मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को फिर उस जगह पहुंचा देना चाहिए जहां किसी जमाने में पीआईए की तारीफ हुआ करती थी। लेकिन अभी बहुत टाइम से पीआईए का हाल खराब है, कभी फ्यूल के पैसे नहीं है तो कभी जो है वो स्टाफ स्मगलिंग कर रहे हैं, कभी स्टाफ कनाडा पहुंच के भाग जाता है, मिलता ही नहीं है। वो कहते हैं जी कहाँ गए, वो जी इधर ही गए थे अभी, अब वापस ही नहीं आए। उसके साथ साथ ये और भी कई तरह के प्रॉब्लम्स पीआईए में रहे, लेकिन अब पीआईए जो है वो यूरोप जाने के लिए तैयार है। अब आप ये देखिए पेरिस के लिए फ्लाइट, ठीक है। अब ये पोस्टर जिस किसी ने भी बनाया है, अब आप इस पोस्टर को गौर से देखिए कि ये जो आप देख रहे हैं कि एक जहाज जो है वो चलता जा रहा है और एफिल टावर जो है वहां पर लगता है कि अभी वो मतलब घुस जाएगा उसमें, ऐसा ही लग रहा है। लेकिन ऐसा लग क्यों रहा है, बहुत से लोगों को ऐसा नहीं लग रहा होगा, लेकिन हमारे एक कह लीजिए कि हमारे एक दोस्त जो हैं वो उनकी एक ट्वीट मैंने देखी, उनका नाम है जी कर्नल दानवीर, ठीक है। कर्नल दानवीर जी हाँ वही जिनके साथ आजकल मेरा 36 का आंकड़ा चल रहा है। वैसे तो उन्होंने मुझे ब्लॉक कर रखा है, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि वो एलन मस्क ने जो है वो ब्लॉक ऐसा कर दिया है कि अगर कोई आपको ब्लॉक भी कर देता है ना तो आप आराम सुकून से जाकर उसकी सारी ट्वीट्स देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, सिर्फ लिख नहीं सकते। तो ऐसे भी कोई टेंशन नहीं है। तो मैंने जी जाकर देखा तो कर्नल साहब ने ये किसी और की जो ट्वीट थी उसको रीट्वीट करके और ये लिखा हुआ था कि 9/11 जैसी सिमिलैरिटी आ रही है। मतलब हद होती है। मतलब इतने टाइम के बाद एक पड़ोसी मुल्क जो आपका पड़ोसी कंट्री है उसकी जो कहना चाहिए कि उनकी जो एयरलाइन है उसको परमिशन मिली है जाने की। और मैं मानती हूँ कि ये पोस्टर जिस किसी ने डिजाइन किया उसने न जाने वो किस मूड में बैठा हुआ था जो उसने इस तरह का पोस्टर डिजाइन किया है। लेकिन आप मतलब एक जिम्मेदार सिटीजन है भारत के, आप एक मतलब कर्नल रह चुके हैं और आप इस किस्म की ट्वीट लगा रहे हैं, सर ऐसा तो ना करें ना, फिर दोबारा से बंद करवाएंगे क्या। तो बहरहाल हमारे यहाँ और कई लोग कर्नल साहब की इस ट्वीट को देखकर जो है कई लोगों ने और भी इस किस्म की बातें शुरू कर दी, लेकिन मेरा ख्याल है उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। पता नहीं क्या पंगे लेते रहते हैं पाकिस्तान से बैठे बैठे ये। मुझे लगता है कुछ मूड ठीक नहीं था, लेकिन इसीलिए उन्होंने इस तरह की ट्वीट लगाई। लेकिन बहरहाल अब ये पोस्टर जो है ये बता तो कुछ इसी तरह से इशारे तो कर रहा है, लेकिन हर चीज का मतलब वही नहीं होता है, मतलब समझा करें। ये हमने वैसे ही बना दिया। अब बता रहे थे ना कि पेरिस जा रही है फ्लाइट, तो कैसे बताएंगे कि फ्लाइट जो है पेरिस जा रही है अगर वो इस तरह से पोस्टर ना तैयार हो। लेकिन बहरहाल कर्नल साहब ने ये कह दिया है तो अब क्या करें, वो तो खुद की भी नहीं सुनते।
तो हमारी क्या खाक सुनेंगे। लेकिन बहरहाल मैं आपको ये बता दूं कि पीआई अब फिर से यूरोप जाने लगी है, कितने टाइम के लिए जाने लगी है ये कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इस वक्त सारा क्रेडिट जो है वो शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ले रही है और सब बड़े खुश हो रहे हैं कि मुबारक हो मुबारक हो। लेकिन ये मुबारकबाद तो शहबाज शरीफ साहब आपको तब मिलेगी जब आप इंटरनेट ठीक करेंगे, जब आप सोशल मीडिया पे से बैन हटाएंगे। पाकिस्तान के लोगों को बोलने दीजिए, अगर आपके ऊपर कोई क्रिटिसाइज करता है तो करने दीजिए। अगर लोग चाहते हैं कि दूसरी तमाम कंट्रीज के साथ टर्म्स पाकिस्तान के बेहतर हो, पाकिस्तान उनके साथ ट्रेड करे, चाहे वो भारत हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे दुनिया की कोई कंट्री हो, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के टर्म्स तमाम कंट्रीज के साथ बेहतर हो और हम भी जो है वो ठीक है, हमारी इकोनॉमी की वो हालत नहीं है या उस जगह पर नहीं है जहाँ पे भारत की है, लेकिन हम थोड़ा बहुत तो फिर भी मैनेज कर ही सकते हैं कि अगर हम अपनी फैक्ट्रीज को रीओपन करें, हम अपने काम को बेहतर करें, हम आपस की एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ और जैसे कहते हैं ना खामा खाई के जो हमने रंजिश पाल के रखी है उसको खत्म करें तो हालात बेहतर हो सकते हैं। और यही चीज हम आगे भी डिस्कस करते रहेंगे और हमें करनी भी चाहिए। यहाँ से मैं चलती हूँ, आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलेंगे अगर जिंदगी रही। थैंक यू।